Hello students, myself Dr. Prana Sharma, lecturer of Political Science. Students, आज हम एमए फाइनल पेपर 7 ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मानवाधिकार किसे कहते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं जो हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं। उसी क्रम में आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में जानेंगे। मानवाधिकार वह न्यूनतम अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकारों की धारणा मानव गरिमा की धारणा से जुड़ी हुई है। इसलिए जो अधिकार मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों की धारणा आवश्यक रूप से न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर आधारित है। इसमें से कुछ शारीरिक जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हैं और अन्य मानसिक जीवन तथा जीवन यापन और स्वास्थ्य से संबंधित है। आज संसार के प्रत्येक लोक कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक रूप से जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जहां प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं। जो अधिकार हमें दिए गए हैं वो अधिकार हम सारे अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनके अनुच्छेद भी हम लोग जान चुके हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य से आशय एक ऐसे राज्य से होता है जिसमें शासन सत्ता का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए न किया जाकर संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। अर्थात वहाँ पे किसी एक व्यक्ति विशेष से महत्व न रख के संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रख कर के कार्य किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में भी लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। भारतीय शासन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लक्ष्य, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचारों पर अधिक बल दिया गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की एक सूची दी गई है तथा इसमें यह घोषणा की गई है कि यद्यपि न्यायालयों के द्वारा इसका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, फिर भी देश के शासन के संचालन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो लोक कल्याण से संबंधित हैं। इसके बाद आता है लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव और विकास। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय वास्तव में आधुनिक युग की कुछ प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसमें से पहला है व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। 19वीं शताब्दी में प्रचलित राज्य के कार्यों के संबंध में व्यक्तिवादी विचारधारा के राज्य के कार्यक्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया था तथा उसका कार्य केवल पुलिस कार्य तक ही सीमित था। यह धारणा की गई कि वह सरकार सबसे अच्छी सरकार होती है जो सबसे कम शासन करती है, और इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता का बोलबाला हो गया। यद्भाव्यम नीति का प्रतिपादन हुआ, जिसका तात्पर्य यह था कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि व्यापार और कला कौशल के आर्थिक क्षेत्र में पूंजीपतियों का एकाधिकार स्थापित हो गया। पूंजीपतियों ने श्रमिकों और उपभोक्ताओं दोनों का शोषण किया। इस समय व्यवसाय और कला कौशल में उन्नति तो हुई और पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का इतना शोषण हुआ कि जितना कि इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप समाज में एक ओर अत्यंत संपन्न वर्ग का उदय हुआ और दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का उदय हो गया। दिन रात श्रम करने के पश्चात भी इतना प्रतिकूल प्राप्त नहीं होता था कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मतलब श्रमिक पूर्व जोर श्रम और कोशिश करने के बाद भी उसे इतना दैनिक भोक्ता नहीं मिलता था कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।
ऐसी स्थिति में विद्यमान व्यवस्था के प्रति असंतोष होना एक स्वाभाविक सी बात थी। इस असंतोष की अभिव्यक्ति जॉन रस्किन, कार्लाइल तथा विलियम गॉडविल आदि विद्वानों ने की और यह मांग की जाने लगी कि बहुसंख्यक जनता की दुर्दशा का मूक दर्शक बने रहने की अपेक्षा राज्य को उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इसके लिए उसे केवल पुलिस राज्य होने की अपेक्षा एक लोक कल्याणकारी राज्य या तो लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करना चाहिए। इसके बाद आता है वैज्ञानिक समाजवाद अथवा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय तथा लोकतांत्रिक राज्यों पर उसकी प्रतिक्रिया। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स ने किया। वैज्ञानिक समाजवाद को सर्वप्रथम रूस में किया गया। 1917 की महान क्रांति के द्वारा जार के अत्याचारी शासन को समाप्त कर दिया गया। जार शाही के स्थान पर श्रमिकों के एक ऐसे अधिनायक तंत्र का उदय हुआ जिसने यद्यपि उन विरोधी लोगों का निर्दयतापूर्वक दमन किया जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, तथापि इसने एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना के लिए अथक प्रयास किया जिसके अंतर्गत सबके लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था हो तथा जो वर्ग विहीन व्यवस्था पर आधारित हो। इस परिवर्तन पर बड़े देशों की पुरानी दुनिया तथा संसदीय प्रणाली के पुराने राज्यों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसे स्वीकार न करते हुए इसका बहिष्कार किया, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि क्रांतिकारी विचारों ने साकार रूप धारण कर लिया है तो उन्होंने अंत में इसे स्वीकार कर लिया। इस परिवर्तन के बाद एक बात और विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुई और वो थी साम्यवाद। निर्धन, शोषितों तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों पर जादू सा असर करने वाली विचारधारा है और यदि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को उसकी तुलना में कायम रहना है तो यह आवश्यक है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था केवल मतदान के अधिकार तक सीमित न रहे, बल्कि वह एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके द्वारा एक ऐसे नवीन सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें जनसामान्य यह अनुभव करे कि वह देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के सामूहिक जीवन के सुख और दुख का समान सहभागी है और उसके अंतर्गत उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी प्रकार के हितों की सुरक्षा का उचित प्रबंध है तथा प्रजातंत्र के समर्थकों ने अपने उद्देश्यों को शांतिपूर्ण अधिनायकवादी ढंग से प्राप्त किया था और इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य का विचार आधुनिक रूप में प्रस्फुटित हुआ। नेक्स्ट आता है मताधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार। मताधिकार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान में हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म से संबंधित रखता हो, उस व्यक्ति को जो 18 वर्ष का है उसे मौलिक अधिकार है, ये उसका अधिकार है कि वो वोट का प्रयोग करे, अपना मतदान करे। 18वीं शताब्दी के अंत तक जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था दीवान थी, मताधिकार अत्यधिक सीमित था। अतः जनता के बहुत बड़े भाग की आवाज़ शासन में नहीं थी तथा यह संभव था कि राज्य के द्वारा पिछड़े वर्ग के हितों की उपेक्षा की जा सके, परंतु 1832 में ब्रिटेन में सुधार अधिनियमों के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और उसके बाद 20वीं शताब्दी में भारत आदि देशों में भी मताधिकार को व्यापक बना दिया गया। इस सबका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश जनता को शासन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के लिए यह आवश्यक हो गया कि पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के लिए वह अपने को लोक कल्याणकारी बनाए, जिससे जनता को राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सके तथा वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। नेक्स्ट है विकासवादी समाजवाद का उदय। वर्ग संघर्ष तथा हिंसक क्रांति के स्थान पर वर्ग सहयोग, लोकतंत्र और संवैधानिक साधनों से समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। मार्क्सवाद के विरुद्ध इस विचारधारा का उदय उन देशों में हुआ
जो जीवन के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध थे। विकासवादी समाजवाद के समर्थकों ने इस तथ्य को विविध रूप में प्रतिपादित किया, जो पिछड़े हुए हैं उसका उत्थान राज्य को लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करके किया जा सकता है। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य का उद्भव कैसे हुआ, ये हमने जाना कि व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया, मताधिकार तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार, वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्सवाद विचारधारा का उदय और लोकतांत्रिक राज्यों पर उसकी प्रतिक्रिया, विकासवादी समाज का उदय, तो ये सारे इसके मूल हैं, मतलब उद्भव और विकास के कारक हैं। इसमें आता है लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप। लोक कल्याणकारी राज्य से हमारा तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जिसमें संपूर्ण समाज के कल्याण तथा व्यक्ति की गरिमा को दृष्टिगत रखकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इस दृष्टि से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के द्वारा ही लोक कल्याणकारी राज्य के सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से असमानता को समाप्त करके सब लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय, वर्ग या समाज के किसी अंग विशेष के हितों का साधन नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य जनता के सभी वर्गों के सामान्य हितों का ध्यान रखना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य का सच्चा स्वरूप विनोबा भावे के सर्वोदय के विचार में परिलक्षित होता है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप के संबंध में उपनिषदों में भी कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा विद्वानों के द्वारा दी गई है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय इस प्रकार है। कैंट ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की स्थापना करता है, व्यवस्था करता है। इस प्रकार के समाज में सेवा के अनेक रूप होते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, बेकारी, वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है और इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सारी सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि वह समाज जहां राज्य की शक्तियों का प्रयोग निश्चिंततापूर्वक सामान्य आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित वितरण हो सके, उसे लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है।